लर्न विथ नीतीश में आप सबों का स्वागत है। आज हम आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में, जिसको हम लोग डाटा हैंडलिंग बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें है क्या, कैसे हम लोग जानेंगे इसको। इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे बहुलक के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में मोड बोलते हैं। जिन आंकड़ों की बारंबारता सर्वाधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। अगर सिंपल अर्थों में कहा जाए कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार दिखे, यहाँ पर दिया गया है कुछ डेटा, इसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार दिखे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं आंकड़ों 8, 9, 5, 36, 42, 8, 9, 6, 9, 16, 34, 9, 23, 9 में बहुलक है। ध्यान दीजिए, सबसे अधिक बार कौन आया है, हम देख रहे हैं 8 कितना बार में आया है, कितना बार आया है, 1, 2, 2 बार ही 8 दिख रहा है। 9 देखेंगे, 9 कितना बार है, एक बार आया है, यहाँ एक बार 9 यहाँ आया है, यहाँ दूसरा बार आया है, यहाँ तीसरा बार आया है 9, यहाँ चौथा बार आया है, और यहाँ पर पांचवा बार आया है। चौथा यहाँ हो गया और यहाँ हो गया पांचवा, 5 बार 9 दिख रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं 5 बार 9 हो गया। 9 के अलावा और क्या आ रहा है, 9 के अलावा हम देख रहे हैं 5, 5 एक ही गो है। 36, 36 भी एक ही है। 42, 42 भी एक है। और उसके बाद 6, 6 भी आपका एक है। 16 एक ही है। 34 एक ही है। 23 एक ही है। यानी कि इस आंकड़े को देखने के बाद हमको पता चला कि सबसे अधिक बार इसमें कौन आया है, 9। 9 कितना बार आया है, 5 बार। देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और एक 5 बार। यानी कि जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा, कोई भी आंकड़ा माने कि सीरीज दिया हुआ है संख्या का, उसमें सबसे अधिक बार अगर 9 आया हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। यानी कि इसमें बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक इज इक्वल टू 9। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। अब देखिए, बहुलक के बाद हम लोग पढ़ेंगे परिसर, जिसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। परिसर होता क्या है, उच्चतम प्रेक्षण माइनस न्यूनतम प्रेक्षण। यानी कि कुछ आंकड़ा दिया हो रहेगा आपके सामने, उसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है 16, 14, 19, 24, 6, 10, 34, 39, 42 का परिसर ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर हम देख रहे हैं कितना है, 42 है। सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे बड़ा नंबर ये हो गया। सबसे छोटा यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, 6 नजर आ रहा है। तो इसका क्या निकालना है, परिसर निकालना है। तो परिसर निकालेंगे कैसे, तो देखिए परिसर बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए जगह नहीं छोड़े, यहाँ पर देखिए परिसर इक्वल टू क्या होगा, बड़ी बड़ी संख्या इसमें कौन सा, 42। तो 42 माइनस छोटी संख्या क्या है, 6। तो 42 में से 6 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 36। परिसर कितना हो गया, 36। अब परिसर के बाद हम लोग क्या देखेंगे, वर्ग अंतराल या फिर वर्ग माप। यह क्या होता है, वर्ग अंतराल या वर्ग माप होता क्या है, उच्चतम वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। ठीक है, यानी कि आपको आपको अंतराल दे दिया जाएगा कि 50 से 35 का वर्ग अंतराल ज्ञात कीजिए, इस तरह से दे दिया जाएगा। तो उच्चतम वर्ग सीमा, यानी कि ये वाला को हम लोग उच्चतम वर्ग सीमा बोलते हैं। उच्चतम वर्ग सीमा, ये वाला जो हो गया उच्चतम, बड़ी संख्या है तो हम बोलेंगे उच्चतम, उच्चतम वर्ग सीमा, उच्चतम वर्ग सीमा। और ये हो गया आपका देखिए निम्न वर्ग सीमा, क्योंकि ये छोटा है तो इसलिए क्या बोलेंगे, निम्न वर्ग सीमा। ध्यान दीजिए, निम्न वर्ग सीमा ये दे दिया जाएगा। 50 से 35 का वर्ग अंतराल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल का क्या फॉर्मूला होता है, वर्ग अंतराल का फॉर्मूला है कि उच्चतम वर्ग सीमा, तो उच्चतम वर्ग सीमा कितना है, 50 माइनस निम्न वर्ग सीमा, निम्न मतलब छोटा कौन सा है, 35। तो 50 में से 35 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अब ध्यान दीजिए, ये पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे माध्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में मीन बोलते हैं। माध्य को ही हम लोग औसत बोलते हैं और उसको इंग्लिश में एवरेज कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, माध्य होता क्या है, तो बोला गया कि सभी प्रेक्षणों का योगफल बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर कुछ देखिए डाटा दिया है, इसी को हम लोग प्रेक्षण बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, 5 दिया है, 8 दिया है, 7 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, का माध्य ज्ञात करें। तो यानी कि हम लोग इसको मीन भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योगफल, यानी कि जो भी संख्या दिया हुआ है डाटा, इसको सबको जोड़िए। तो 5 और 8 कितना हो गया, 13, 13 और 7 कितना हो गया, 20 और 6 26, 26 और 8 34, यानी कि सबको जोड़ दिए तो आ गया 34। और कुल प्रेक्षणों की संख्या, आखिर यहाँ पर कितना को डाटा दिया है, गिनिए, 1 2 3 4 5 गो, कितना लिखेंगे, 5। अब ध्यान दीजिए, अगर एग्जैक्टली कट रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कट रहा है तो दशमलव में लाइए, 5 से कटाइए, 5 से 34 को कटाएंगे, 5 छक 30, 5 से 35 ज्यादा हो जाएगा, 5 छक 30। अब ध्यान दीजिए,
4 में से 0 गया, 4 ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर से कुछ उतरने वाला नहीं है तो लगाएंगे दशमलव, दशमलव के बदले 0, 5 अठे 40, 5 अठे 40 कट गया, यानी कि कितना हो गया 6.8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया 6.8। इसी को हम लोग माध्य को औसत भी बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, वो होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ग चिन्ह, कि वर्ग चिन्ह होता क्या है। तो निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा, आपको बताए थे यहाँ पर वर्ग सीमा, ये हो गया निम्न वर्ग सीमा, ये वाला हो गया निम्न वर्ग सीमा, और इसको बोलते हैं उच्च वर्ग सीमा। तो वही बोला गया है कि निम्न वर्ग, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या था, निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बटे 2। यानी कि यहाँ पर दिया है अंतराल 60 से लेके 50 के बीच में दिया है, का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला तुरंत अभी बता चुके हैं, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह इक्वल टू उच्च वर्ग, निम्न वर्ग सीमा तो छोटा कौन सा है 50, प्लस उच्च वर्ग सीमा कितना है 60, अरे बटे कितना हो जाएगा 2। 60 और 50 को जोड़िए, 6 5 11, 110 बटे 2। जैसे ही भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 55। ठीक है, भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 का टेबल से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि कितना आ जाएगा 55, यानी कि वर्ग चिन्ह कितना हो गया 55। अब वर्ग चिन्ह के बाद देखिए मिलान चिन्ह, बहुत बार इतना आसान होने के बावजूद भी बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। तो मिलान चिन्ह के बारे में देखिए क्या होता है। मिलान चिन्ह, जैसे 15 का मिलान चिन्ह क्या करना है कि आपको इस प्रकार से रोमन नंबर में लिखना है। आपका जाके जैसे 1 2 3 4, 4 तक तो इस तरह लिखना है, उसके बाद पांचवा क्या करना है, इस प्रकार से काट देना है। ठीक है, यानी कि 5 हो गया। फिर उसके बाद फिर से 1 2 3 4, 4 डंडा तो इस तरह खींचना है, फिर इधर से क्रॉस काट देना है, यानी कि 5 और 5 कितना हो गया 10, और फिर कितना 5 गो, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 गो, और इधर से पांचवा, यानी कि 4 डंडा खींचना है, 20 से काट देना है 5 हो जाएगा। फिर 4 डंडा काट कर 20 से काट देना 5 हो जाएगा। फिर 4 डंडा खींचकर 5 को कर देना, डंडा 20 से काट देना है, कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 5 10 और 5 15। अगर कभी कभी गलती से क्या करता है 15 है तो 15 को डंडा खींच दिया गया, नहीं वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 20 है तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4, उसके बाद क्रॉस काट दीजिए 5 हो गया, 1 2 3 4 क्रॉस कर दीजिए 5 हो गया, 1 2 3 4 क्रॉस कर दीजिए 5 हो गया, 5 5 10 5 15, 1 2 3 4 15 5 कितना हो गया 20। उसी प्रकार से 8 का है तो 8 का कैसे होगा, 1 2 3 4 और इधर से क्रॉस कर दिए कितना हो गया 5 6 7 8, यानी कि 5 और इधर 3 हो गया, 5 3 कितना हो गया 8। ये आपका क्या हो गया मिलान चिन्ह। अब ध्यान दीजिए इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है नोट करके लिख दिए हैं, ये सभी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। पहले जैसे यहाँ पर वृत्त आलेख को पाई चार्ट भी कहते हैं। वृत्त आलेख कहने का मतलब इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पर दे दिया जाएगा परसेंटेज में दे दिया जाएगा। जैसे बोलेगा कि 5% कॉफी पसंद कर, 50% कॉफी पसंद करते हैं, 2% शुद्ध पेयजल पसंद करते हैं, 3% लोग ये खाना पसंद, कुछ भी खाने से रिलेटेड चॉकलेट पसंद करते हैं, 4% लोग आप जाके आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। इस तरह करके आपसे क्वेश्चन दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं पाई चार्ट बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे वृत्त आलेख, ये क्या है वृत्त आलेख इसको कहा जाता है। तो वृत्त आलेख को और एक नाम से पाई चार्ट के नाम से भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए वृत्त आलेख या पाई चार्ट के केंद्र कोण का मान 360 डिग्री होता है। कहने का अर्थ यहाँ पर है, ये जो यहाँ पर इसका केंद्र है, ये केंद्र कोण का मान कितना होगा, यानी कि यहाँ पर ये मान कितना होता है तो 360 डिग्री होता है। याद रखिएगा कितना होता है 360। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वृत्त आलेख या पाई चार्ट के केंद्र कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री। इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाता है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मान लेते हैं इस प्रकार से दे दिया और बोलेगा कि वृत्त आलेख में जितना पार्ट किया गया सभी पार्ट इक्वल है। क्या है सभी पार्ट इक्वल है, इस प्रकार से दे दिया जाएगा और बोलेगा सभी पार्ट इक्वल है और बोलेगा यहाँ पर कितना है एक्स है। अब देखिए सब पार्ट इक्वल बोला गया है, वृत्त आलेख को हम क्या किए अलग अलग पार्ट में बांट दिए हैं। तो कितना गो पार्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 गो पार्ट है और सभी पार्ट इक्वल है। यानी कि अगर इसका मान एक्स है तो इसका भी मान एक्स होगा, इसका भी मान एक्स, इसका भी मान एक्स, इसका भी मान एक्स, इसका भी मान एक्स, इसका भी मान एक्स और इसका भी मान एक्स। इक्वल करने का मतलब होता है कि सबका मान बराबर होगा। एक का मान एक्स है तो यानी कि कितना पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आठों पार्ट को यानी कि एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इधर एक ले दिए 7 और एक 8। देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर सभी पार्ट इक्वल है तो सबका मान बराबर होगा, यानी कि आठों पार्ट को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 360 डिग्री होगा या नहीं होगा। देखिए तो सभी पार्ट हम बता चुके हैं कि इसके केंद्र कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री, यानी कि 8x 1 गो x 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो x का मान कितना हो गया 360 डिग्री। अब बताइए x के साथ 8 किस में गुना में, इधर जाकर किस में होगा भाग में, x बराबर 360 बटे 8। 8 से डिवाइड दीजिए, 8 एकम 8, 8 का टेबल से 8 चौके 32, 8 चौके 32 और यहाँ पर आपका जाके
4, 8 पंचे 40, यानी कि x का मान कितना हो गया 45 डिग्री, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, कभी कभी बोलेगा x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान कितना हो गया 45। अगर ये 45 तो सब कितना होगा 45, यानी कि 8, अगर 8 गुना 45 कर देंगे तो 360 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए प्रायिकता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब देखिए परिणाम, सबसे पहले इसमें क्या होता है, बोलता है कि घटे गए घटनाओं की संख्या, यानी कि कोई की भी घटना कितनी बार घटी है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं परिणाम। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक पासे को फेंकने से कितना परिणाम होगा। पासा जानते हैं, लूडो गोटी जिसको कहा जाता है ना, वो वाला व्हाइट कलर का जो रहता है। अब बोल रहा है कि उसको फेंकते हैं तो कितना परिणाम होगा, फेंकने पर क्या क्या परिणाम आ सकता है। तो देखिए, अब हम जब लूडो का गोटी को इस तरह करके रोल करेंगे, रोल करने के बाद उसको जब छोड़ते हैं तो क्या क्या आ सकता है, संभावना क्या क्या आने का है। एक आ सकता है, या फिर दो आ सकता है, या तो तीन आ सकता है, या तो चार आ सकता है, या तो पांच आ सकता है, या तो छह आ सकता है। यानी कि क्या क्या आने की संभावना है, एक दो तीन चार पाँच छह, यही सब नंबर में से आने की संभावना है। यानी कि एक से लेके छह, यानी कि टोटल कितना परिणाम हो गया, छह परिणाम। जैसे ही कि एक पासे को फेंकेंगे तो छह परिणाम आने की क्या होती है, संभावना होती है। तो यही बोला गया, एक पासे को फेंकने से कितना परिणाम होगा, तो छह होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, एक सिक्का को फेंकने से कितना परिणाम आएगा। अब हम एक सिक्का को फेंक दिए, जैसे ही टॉस किए इस तरह करके ऊपर की ओर फेंके, तो क्या गारंटी है कि हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल, जिसको हम लोग हेड को चित बोलते हैं और टेल को पट बोलते हैं। तो हम जब सिक्का को फेंक रहे हैं तो हेड भी आ सकता है या तो पट आ सकता है, ठीक है। यानी कि कितना परिणाम हो सकता है, दो परिणाम हो सकता है, हेड या टेल। अब दूसरी बात, दो सिक्का को एक साथ फेंकने से कितना परिणाम आएगा। अब हम दो सिक्का को एक साथ इस तरह करके ऊपर की ओर उछालते हैं, तो देखिए क्या क्या परिणाम हो सकता है। दोनों सिक्का में क्या आ सकता है, दोनों में हेड आ सकता है, पहला में हेड दूसरा में हेड, पहला में टेल आ सकता है तो दूसरा में भी टेल। पहला में अगर मान लेते हैं कि हेड आया तो दूसरा में क्या आएगा, टेल। अगर पहला में टेल आ गया तो दूसरा में हेड, यही सब आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। यानी कि टोटल कितना को परिणाम हो गया, एक दो तीन चार परिणाम हो गया। अब ध्यान दीजिए, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने का परिणाम कितना होगा। अब बोल रहे हैं कि हम एक पासे को फेंक दिए, लूडो को इस तरह करके ऊपर, डाइस को फेंक ऊपर की ओर उछाले, या फिर रोल किया और उछल इस तरह करके छोड़ दिए। तो जैसे ही छोड़ेंगे उसको इस तरह से रोल करके छोड़ दिया जाए, तो क्या क्या आ सकता है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने का परिणाम कितना होगा। परिणाम पूछा गया, प्रायिकता नहीं। तो परिणाम में होता क्या है कि सम संख्या क्या है, या तो देखिए एक से लेके छह तक में से कौन कौन सम संख्या हो सकता है, दो, चार और छह, यानी कि कितना को सम संख्या है, तीन। यानी कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने का परिणाम कितना होगा, तीन। देखिए परिणाम और प्रायिकता अलग अलग होता है, याद रखिएगा। अब हम प्रायिकता के बारे में देखेंगे, प्रायिकता किसको बोलते हैं। तो देखिए प्रायिकता निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जिसको बोलते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अब ध्यान दीजिए, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम मतलब जो निकाल ले, जैसे मान लेते हैं एक पासे को फेंकने पर पांच आने की प्रायिकता। देखिए जो पांच आने की प्रायिकता, एक पासा को फेंकेंगे तो एक से लेके छह तक में पांच कितना गो आएगा, कितना गो पांच है, एक ही गो तो है। यानी कि अनुकूल परिणाम यही हो गया। और टोटल देखिए कितना कितना नंबर था, छह गो, यानी कि कुल संभव परिणाम कितना है, छह। यानी कि हम प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल, यानी कि पांच आने की प्रायिकता। हमको पता है कि पांच कितना गो, एक ही गो है डाइस में, पासा में, तो एक। और कुल संभव परिणाम कितना गो आ सकता था, छह गो, है ना। टोटल यानी कि आ नहीं सकता था, छह गो, पांच तो है नहीं, एक गो पांच आएगा तो एक लिख दिए अनुकूल परिणाम। और टोटल नंबर कितना है, छह, तो यहाँ लिख दिए छह, प्रायिकता बराबर एक बटे छह। अब बोलता है एक पासे को फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ रहेगा तो कंफ्यूज नहीं करना है कि एक सम संख्या, इसका कहने का मतलब है जितना सम संख्या है सबका क्या निकला, प्रायिकता। तो देखिए जैसे ही रोल करेंगे तो रोल करने के बाद क्या क्या होता है, एक दो तीन चार पांच छह, ये सब में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपको बोलता है सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या एक गो है, दो गो है और एक तीन गो है। यानी कि प्रायिकता बराबर क्या आ जाएगा, प्रायिकता इक्वल टू तीन बटे कुल संभव परिणाम। टोटल कितना को है, एक दो तीन चार पांच छह, छह। देखिए तीन एकम तीन और तीन दूनी कितना हो गया, छह। यानी कि एक बटे दो, सम संख्या आने की प्रायिकता एक बटे दो। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। विषम संख्या बोला गया है, देखिए पासा को जब फेंक रहे हैं तो सिर्फ सम नहीं आता, उसमें विषम भी होता है। तो विषम कौन कौन हो गया, एक उसमें विषम है, तीन विषम है और क्या है, पांच विषम है। यानी कि टोटल क्या विषम है, एक दो तीन गो। तो क्या लिखेंगे, प्रायिकता इक्वल टू, प्रायिकता इक्वल टू विषम संख्या तीन गो है, टोटल परिणाम कितना है, छह। एक तीन एकम तीन, तीन दूनी छह। यानी कि विषम संख्या का प्रायिकता कितना हो गया, एक बटे दो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, परिणाम और प्रायिकता अलग अलग। एक्स अक्ष वाले रेखा को क्षैतिज रेखा, जिसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं,
अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार से अगर कोई रेखा इस प्रकार से सोई हुई है तो इसको हम लोग जैसे मान लेते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं, इस रेखा का नाम ए और इधर दे दिए हैं बी। तो ए बी किस प्रकार की रेखा है, यानी कि किस प्रकार की रेखा है, क्षैतिज रेखा है ना, ये एक्स अक्ष वाली रेखा कहलाती है। वाई अक्ष वाली रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्टिकल लाइन बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं वाई अक्ष वाला का नाम भी दे देते हैं पी क्यू, ये हो गया जैसे एक्स वाई, यानी कि ये पी क्यू किस प्रकार की रेखा है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा है ना। इस तरह ऊर्ध्वाधर रेखा हमेशा क्या होती है, खड़ी होती है, जबकि क्षैतिज रेखा इस प्रकार सोई हुई होती है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग ग्राफ में कैसे समझेंगे, इस ग्राफ में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा इसके बारे में समझते हैं। ध्यान दीजिए, टोटल इसमें कितना को पार्ट है, देखिए ना, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट। तो ध्यान दीजिएगा, एक है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष और दूसरा है वाई अक्ष। एक्स अक्ष का भी दो पार्ट होता है। अब ध्यान दीजिए, दो पार्ट का है इस प्रकार, इधर जो राइट साइड है ये देखिए मिड पॉइंट ही दो पार्ट में इसको बांटा हुआ है। एक्स अक्ष को मिड पॉइंट क्या किया है कि एक्स अक्ष वाले एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक्स अक्ष वाले इधर माइनस होता है। तो जो धनात्मक होता है एक्स अक्ष तरफ उसको एक्स अक्ष ही बोलते हैं, और जो ऋणात्मक होता है उसको एक्स डैश अक्ष बोलते हैं, एक्स डैश अक्ष, यानी कि डैश वाले पार्ट हमेशा ऋणात्मक होता है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए कि इसको वाई अक्ष बोला जाता है। मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट के ऊपर वाले वाई अक्ष और मिड पॉइंट के नीचे वाले क्या कहलाएगा, वाई डैश अक्ष अक्ष, वाई डैश अक्ष, डैश वाले जिधर उधर क्या होता है, माइनस होता है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि इसको हम लोग चार पार्ट में जैसे ही बांट दिए तो ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर इस प्रकार इधर जो गया है पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोला जाता है, प्रथम चतुर्थांश, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ध्यान दीजिए, प्रथम चतुर्थांश में होता क्या है, ये वाला जो है ये एक्स का मान हो गया और ये वाला क्या है, वाई का मान। तो प्रथम चतुर्थांश में होता क्या है कि एक्स का मान भी धनात्मक होता है और वाई का मान भी क्या होता है, धनात्मक होता है। देखिए एक्स का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये यानी कि ये वाला जो मान होगा एक्स का मान क्या होगा, धनात्मक, और ये जो वाई का जो मान है 1 2 3 ये भी क्या होगा, धनात्मक होता है। यानी कि एक्स और वाई का मान हमेशा क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक। देखिए निर्देशांक, इसके इसमें समझने से पहले, इसको जानने से पहले थोड़ा सा निर्देशांक जानते हैं कि निर्देशांक होता क्या है। तो एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष जिस यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष एक्स एवं वाई के मान को निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक को इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे मान लेते हैं एक्स और वाई, यानी कि शुरुआत में जो रहता है एक्स का मान रहता है और सेकंड में जो रहता है वो किसका मान रहता है, वाई का। यानी कि इससे साफ पता चल रहा है कि फर्स्ट चतुर्थांश, ये वाला जो फर्स्ट चतुर्थांश है ये पूरा यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक एक्स का मान है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स का मान क्या होता है, धनात्मक। प्रथम चतुर्थांश में ये पहला वाला एक्स का मान होगा और सेकंड में वाई का मान होगा। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि ये वाला ये पार्ट है प्रथम चतुर्थांश का, तो पहला एक्स का मान धनात्मक, और देखिए वाई का मान क्या है प्रथम चतुर्थांश में, वाई का भी मान क्या है, धनात्मक ही है। यानी कि प्रथम चतुर्थांश में निर्देशांक जो होता है धनात्मक होता है, यानी कि एक्स का भी मान धनात्मक और वाई का मान भी धनात्मक। जबकि हम लोग द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं, ये प्रथम हो गया, इसके बाद ये क्या हो गया, द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक्स का मान देखिए ये वाला है, एक्स का मान क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। यानी कि एक्स डैश है, डैश वाला अक्ष जिधर भी होगा वो ऋणात्मक होता है, यानी कि एक्स का मान इधर क्या है, ऋणात्मक है, और ये देखिए वाई का मान इधर क्या है, धनात्मक है। यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में हमको पता चला कि एक्स का मान शुरुआत में होता है, उसके बाद सेकंड में वाई का मान, यानी कि एक्स का मान ऋणात्मक होगा और जबकि वाई का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ये वाला पार्ट वाई का हो गया। अब उसी प्रकार से तृतीय चतुर्थांश, ये वाला जो है तृतीय चतुर्थांश, जिसको हम लोग इंग्लिश में थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक्स का मान क्या है, तो ये वाला एक्स का मान हो गया, एक्स का मान हो गया ऋणात्मक, और वाई का मान देखिए, तो वाई का मान भी यानी कि वाई डैश की ओर है, यानी कि वाई का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक। अब ये देखिए, अब हम चतुर्थांश यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर बढ़े हैं। इसमें क्या है कि एक्स का मान देखिए ये वाला लेना होगा, तो एक्स का मान क्या होगा, प्लस, और वाई का मान ये नीचे वाला लेना होगा, ये वाला पार्ट, वाई का मान क्या होगा, माइनस। यानी कि हम प्रथम चतुर्थांश में देखें कि एक्स और वाई दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि द्वितीय चतुर्थांश में हम लोग देखें कि एक्स का मान नेगेटिव और जबकि वाई का मान क्या होता है, पॉजिटिव। उसी प्रकार से तृतीय चतुर्थांश में एक्स का मान भी नेगेटिव होता है और वाई का मान, क्योंकि ये वाला तृतीय चतुर्थांश है, इस पार्ट से यहाँ तक एक्स का मान देखिए माइनस है और वाई का भी मान क्या है, माइनस है। यानी कि तृतीय चतुर्थांश में एक्स का भी मान नेगेटिव और वाई का मान क्या होगा, नेगेटिव। चतुर्थांश में जैसे आते हैं तो एक्स का मान क्या हो जाता है, पॉजिटिव, जबकि वाई का मान क्या हो जाता है, नेगेटिव। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें समझने वाली बहुत सारी बातें हैं। क्या है, पहली बात देखिए, एक्स का मान भुज कहलाता है, यानी कि एक्स वाला जो ये मान होगा, एक्स अक्ष का जो भी मान है ये सारे के सारे क्या कहलाता है, भुज। और वाई का मान कोटि कहलाता है, और वाई अक्ष का जो मान है देखिए, एक्स अक्ष का ये मान हो गया और एक्स अक्ष का ये मान हो गया, चाहे प्लस हो या धनात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक वाला दोनों, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं,
एक्स अक्ष वाले सारे मान कहलाते हैं भुज, जबकि वाई अक्ष के जितने भी हैं, ये वाला मान हो गया या फिर धनात्मक वाला या फिर ऋणात्मक वाला, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कोटि कहलाते हैं। याद रखिएगा, एक्स ये तो एक्स एवं वाई के मान को निर्देशांक कहते हैं। अगर एक्स और वाई का दोनों मान हो जाता है तो उसको निर्देशांक कैसे लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखिए एक बिंदु हम लिए हैं, देखिए मान लेते हैं सपोज दैट एक बिंदु यहाँ लिए हैं, यहाँ पर ये बिंदु क्या है, ए बिंदु है, इसका क्या होगा निर्देशांक। तो ध्यान दीजिए ये कैसे, यहाँ पर ऐसे हम ड्रॉ करेंगे ये बिंदु, फिर यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ ड्रॉ करने पर बिंदु ए का मान क्या हो जाएगा, यानी कि निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक। निर्देशांक किसको बोलते हैं, एक्स और वाई का दोनों का अगर मान लिखते हैं तो निर्देशांक होता है। तो एक्स का मान कितना हो गया, देखिए ये सीधा एक्स के में, एक्स वाला लाइन में यहाँ 3 यानी कि 3 हो जाएगा। और वाई की तरफ इधर देखिए, यहाँ पर वाई के सीधा में क्या है 4, वाई वाला मान में क्या है 4, यानी कि ये बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा 3 और 4। उसी प्रकार से मान लेते हैं सपोज दैट आपसे यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये वाला पॉइंट दे दे इस प्रकार से, जैसे बी का निर्देशांक क्या होगा, आपसे पूछ दे बी का निर्देशांक क्या होगा, तो ध्यान दीजिए बी का निर्देशांक लिखना है तो यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो एक्स वाला मान क्या है, एक्स वाला मान 4 है और वाई का मान क्या है 2, यानी कि बी का निर्देशांक 4 2 हो जाए। आपसे इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई का मान क्या होगा, तो धनात्मक होगा। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स का मान और वाई का मान क्या होगा, तो द्वितीय चतुर्थांश में एक्स का मान ऋणात्मक होगा जबकि वाई का मान धनात्मक होगा। तृतीय चतुर्थांश में दोनों का मान ऋणात्मक होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में एक का मान यानी कि एक्स का मान धनात्मक और वाई का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कट कर रहा है ना, मिडिल पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या कहा जाता है, मूल बिंदु, इसको हम लोग बोले मूल बिंदु। तो मूल बिंदु पर एक्स और वाई का मान क्या होता है, तो मूल बिंदु पर एक्स और वाई का मान क्या होता है 0 0, यानी कि एक्स का भी मान होगा 0 और वाई का भी मान क्या होगा 0। इसीलिए आपसे कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी क्या होगा 0। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक्स और वाई, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस तल पर शामिल होते हैं वह नियामक तल कहलाता है। यानी कि एक्स अक्ष ये वाला है और वाई अक्ष ये वाला है, जिस तल पर शामिल हो रहा है ये तल क्या कहलाएगा, ये वाला तल क्या कहलाएगा, नियामक तल। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस तल पर शामिल होता है उस तल को क्या बोलते हैं, नियामक तल। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक याद रखिएगा हमेशा क्या होता है 0 0। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम दे रहे हैं बोर्ड में, आप लोग देखिए और उसके बाद समझिए। देखिए ग्राफों से परिचय वाला चैप्टर जैसे हम पढ़ाए यहाँ पर ग्राफ के बारे में। अब इससे क्वेश्चन किस तरह से रह सकता है, देखिए क्वेश्चन दिया, जैसे मान लेते पहला लिए दिए गए निर्देशांक 2 - 3 किस चतुर्थांश का है। आपसे पूछा गया 2 - 3, तो हमको याद रखना है कि ये पहला वाला जो होता है एक्स का मान होता है और ये सेकेंड वाला क्या होता है वाई। हम देख रहे हैं एक्स का मान धनात्मक है और वाई का मान ऋणात्मक है, तो ऐसा कौन सा में था, तो एक्स का मान धनात्मक, देखिए एक्स का मान क्या है धनात्मक और वाई का मान क्या है ऋणात्मक। तो ये कौन सा चतुर्थांश है, इसको हम बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। यानी कि दिए गए निर्देशांक 2 - 3 किस चतुर्थांश का है, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। आपको बता चुके हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0 0 होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका जाके मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 हो जाएगा। ठीक है, दिए गए निर्देशांक -4 -2 में भुज है। अब देखिए भुज और कोटि के बारे में आप लोग को बताए थे, एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज बोलते हैं जबकि वाई अक्ष के निर्देशांक को क्या बोलते हैं कोटि। तो ध्यान दीजिए ये शुरुआत वाला क्या है एक्स और ये क्या है वाई, तो इसमें भुज क्या है -4। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, भुज बराबर क्या हो जाएगा -4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए -4 और -5 किस चतुर्थांश में है। अब बताइए पूछा गया है कि -4 और -5, अब दोनों यानी कि x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में। तो ध्यान दीजिए x का मान माइनस और y का भी मान माइनस, यानी कि कौन सा चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश। यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। सबसे लास्ट अब देखिए 4 और -5 में कोटि है,
शुरुआत वाला को x के मान को भुज बोलते हैं और y के मान को कोटि बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोटि कौन सा हो जाएगा, -5। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, जितना भी चैप्टर था क्लास 8 का, सारे टॉपिक को हम कवर करा चुके हैं। आपको अगर कोई टॉपिक में फिर से अगर समझने में दिक्कत हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, तो आप हमको कमेंट